सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज के वीडियो जो है वो इसके बारे में है कि जो 2025 दिसंबर सर्कल की आप लोग जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो रेगुलर बैचेस चलते हैं वहाँ पर जो फर्स्ट मॉक टेस्ट हुआ था बेस्ड ऑन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट 1। तो जो यूनिट 1 है वो आप लोगों को पता है कि सेल एंड टिश्यूज़ हैं। तो सेल एंड टिश्यूज़ को ख़त्म करने के बाद हमने जो फर्स्ट मॉक टेस्ट किया था पिछले संडे को, उस मॉक टेस्ट का ये जो है ये उसका एक्सप्लेनेशन है। अगर जो लोग ऐसे अगर कोई स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं जिनको मॉक टेस्ट लाइव जो है परफॉर्म करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के रहिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है मॉक टेस्ट आपको इन्फॉर्म मिल जाता है कि कब क्या मॉक टेस्ट होने वाला है, और उस मॉक टेस्ट का लिंक भी आपको लाइव मिलता है। तो अगर आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हो, वहाँ से आप लाइव मॉक टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में देखते हैं कि 20 क्वेश्चन था इस मॉक टेस्ट में, उस हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। पहला जो क्वेश्चन था वहाँ पूछा गया था कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ सेल थियरी। देखो क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जामिनर घुमाते हैं उसका पूरा का पूरा एग्जाम्पल हमने कोशिश करी यहाँ पर सेट करने की। हु इज़ द फाउंडर ऑफ सेल थियरी, आपको सेल थियरी के बारे में पूछा है, नॉट सेल। और आपको पहला ऑप्शन क्या डाला इन्होंने, पहला ऑप्शन डाला है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक किस चीज़ का फाउंडर है? भले रॉबर्ट हुक का नाम जो है सेल से रिलेटेड है, लेकिन ये सेल थियरी का फाउंडर नहीं है। ये जो है रॉबर्ट हुक क्या है, रॉबर्ट हुक जो है वो सेल ये टर्म सबसे पहले इन्होंने इस्तेमाल किया था। सेल ये जो टर्म है ये सबसे पहले कोई अगर इस्तेमाल किया तो वो था हमारा रॉबर्ट हुक। ठीक है, अगर हम बात करें रॉबर्ट ब्राउन की, रॉबर्ट ब्राउन जो है ये भी सेल थियरी का नहीं है। ये किसका है? रॉबर्ट ब्राउन जो है ये न्यूक्लियस का फाउंडर है, न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस का फाउंडर है। न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन जो है वो न्यूक्लियस का फाउंडर है। उसके बाद आपको पूछ रहा है सेल्डन एंड श्वान। जी हाँ, ये दोनों लोग जो है ये जर्मन जूलॉजिस्ट है ये, तो ये दोनों जो है इन्होंने फाउंडर किया था सेल थियरी। यही है सेल थियरी का फाउंडर, ये दोनों है सेल थियरी का फाउंडर, इन दोनों का फाउंडेशन है सेल थियरी। उसके बाद आपको चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है सेल्डन एंड मैथियस। अब आप लोगों को ये कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है, भाई सेल्डन और मैथियस एक ही का नाम है, एक ही आदमी है, उनका नाम और टाइटल दोनों को अलग अलग करके डाल दिया गया है। ऐसा आपके साथ गेम खेला जाएगा, क्योंकि कई बार होते हैं हम थियोडोर और मैथियस पढ़ के चले जाते हैं, हम पढ़ के चले जाते हैं थियोडोर और मैथियस, जबकि ये इनका पूरा नाम नहीं है। थियोडोर और मैथियस ये इनका पूरा नाम नहीं है। तो इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं, पूरा का पूरा टेबल फॉर्म में मैंने यहाँ पे डाल दिया। देखो रॉबर्ट हुक जो है वो सेल का फाउंडर है, यानी सेल शब्द को पहले इन्होंने इस्तेमाल किया था विच सेल इन विच ईयर इन 1665। ओके, उसके बाद आया एंटन वैन लीवेनहुक। उसके बाद आया एंटन वैन लीवेनहुक, जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल एंड लिविंग एंड मूविंग सेल के खोज अगर किन्होंने दी थी तो वो है एंटन वैन लीवेनहुक, जो 1675 को दिया था। उसके बाद आता है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में खोज करी थी। उसके बाद आता है मैथियस सेल्डन एंड थियोडोर श्वान। इनका नाम है मैथियस सेल्डन एंड थियोडोर श्वान, जो कि इनका ये टाइम स्पैन है। इन टाइम स्पैन में जो है इन्होंने सेल थियोरी को दिया था 1838 to 39, ये टाइम स्पैन माना जाता है सेल थियोरी का। तो इसी दौरान इन्होंने जो है अपना सेल थियोरी जो है डेवलप करी थी और इस सेल थियोरी को दिया था इन्होंने। कई जगह पे 1838 को माना जाता है, 1838 को कई जगहों पे माना जाता है। ओके, सो 1838 to 1839 ये एक स्पैन दिया जाता है जो जिस टाइम पे जो है इनका सेल थियोरी डेवलप हुआ है। ओके, तो देखो इनका पूरा नाम क्या है, मैथियस सेल्डन एंड थियोडोर श्वान। और आपको ऑप्शन में क्या दिया था? पहला ऑप्शन आपको एक दे दिया सेल्डन एंड श्वान, यानी ये वाला बस पॉइंट उठाया है सेल्डन एंड श्वान। और दूसरे ऑप्शन में क्या दिया? सेल्डन एंड मैथियस, जबकि ये इनका पूरा नाम है। सेल्डन मैथियस इनका पूरा नाम है, मैथियस सेल्डन इनका नाम है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरा नाम याद करो। कई बार आप क्या होता है आधा अधूरा पढ़ के चले जाते हो और एग्जामिनर घुमा देंगे, क्योंकि उनका वो काम है, अगर आसान क्वेश्चन मिल जाता है तो नेट क्यों देने जा रहे हो? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब जो हो गया वो आपका आंसर, वो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जब आप PYQs भी सॉल्व करोगे ऐसे हर एक ऑप्शन को डिटेल एक्सप्लेनेशन करना चाहिए। यही होता है PYQ सॉल्व करने का मतलब। कोई अगर क्वेश्चन पढ़ा, आंसर टिक किया, आगे बढ़ गया, कोई फायदा नहीं है वैसे PYQ सॉल्व करने का।
याद करो, एग्जाम नहीं दे रहे हो, PYQ सॉल्व कर रहे हो। एग्जाम हॉल में ये नहीं बोलूंगा कि आपको सारा क्वेश्चन एनालिसिस करना है, नहीं करना है, यहाँ पे कर लो, क्योंकि हो सकता है अगले क्वेश्चन जो है ना आपको रॉबर्ट ब्राउन उठाएगा। अगर सेल थियोरी इस बार पूछा है तो अगले बार में न्यूक्लियस पूछ लेगा, अगले बार में हु कॉइन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल, ये आपको पूछ सकता है, जो कि है रॉबर्ट हुक। तो ये चीजें आपको अगले बार के लिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो इस अटेम्प्ट का, ये सारे पिछले ईयर्स का क्वेश्चन है, तो जब आप पिछले ईयर्स का क्वेश्चन करते हो तो इसका करने का मतलब यही होता है कि आपको एक अंदाजा हो जाए कि किस टाइप का जो है क्वेश्चन सेट होता है और किस टाइप का जो है पेपर बनते हैं। पेपर क्या हार्ड बनता है, पेपर क्या टफ बनता है। टफ हार्ड ऐसा कुछ नहीं होता, बस पढ़ने की फर्क है। अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो आपके लिए पेपर सही है, आप पढ़ के नहीं जाओगे तो पेपर पूरा का पूरा आपके लिए टफ लगेगा। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है पूछ रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग्स विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ध्यान से पढ़ना, विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन बोला गया है, यानी सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। पहला आपको पूछा जा रहा है फॉस्फोलिपिड, इज इट अ कॉन्सेप्ट, इज इट अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक सा चीज है, फॉस्फोलिपिड से ही पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन बने हैं, तो ये तो कंपोनेंट है। आपको क्या पूछा, नॉट द कंपोनेंट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नॉट लगाया हुआ है, मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है। हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, कंपोनेंट ऑफ सेल, अच्छा सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, तीसरा ऑप्शन पढ़ा ही नहीं, बाकी का 3 ऑप्शन हमने पढ़ा ही नहीं, हमने फॉस्फोलिपिड पढ़ के टिक करके निकल गया, आंसर गलत। इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, व्हिच इज नॉट द कंपोनेंट पूछा है, तो नॉट जब पूछा है तो फॉस्फोलिपिड से तो बनता है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। प्रोटीन और नहीं होते, प्रोटीन रिसेप्टर्स, ये तो प्रोटीन ही है, रिसेप्टर्स होता है, चैनल्स होता है, ये क्या है, ये तो एक तरीके का प्रोटीन है, स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन नहीं होगा। रिसेप्टर्स, ये भी तो एक प्रोटीन ही है, तो ये भी नहीं होगा। अब एलिमिनेशन मेथड से भी हमें आंसर पता कर सकते हैं। देखो इतना हमें पता है कि क्या क्या किन कौन चीजों से सेल मेम्ब्रेन बनता है, तो उन सबको एलिमिनेट कर दो, बचा क्या, साइटोस्केलेटन, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा इसी के साथ। ठीक है, इसी के साथ ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब हमें पूछ रहा है, अब हमें एक चीज मैंने यहाँ पर बता दी है कि साइटोस्केलेटन जो आप पढ़ रहे हो, साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटोस्केलेटन इज अ ग्रुप ऑफ व्हाट, साइटोस्केलेटन बहुत सारी चीजों से बनी हुई होती है, जैसे नेटवर्क ऑफ प्रोटीन होती है, फिलामेंट्स होती है, ठीक है, आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, वहां पर माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, ये सारे चीजें मिलके जो है आपका साइटोस्केलेटन बनता है। साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब होता है सेल, एंड स्केलेटन का जो मतलब है वो है ढांचा, यानी एक स्ट्रक्चर, यानी एक स्ट्रक्चर। तो सेल का ढांचा, सेल का ढांचा, जैसे हमारे बॉडी का स्केलेटन है वैसे सेल का जो स्केलेटन है, क्योंकि सेल को अपने जो एरिया है उस एरिया में रहने के लिए, स्टेबिलाइज रहने के लिए, उसको सही स्ट्रक्चर में रहने के लिए जो प्रोवाइडेशन मिलती है, जो स्ट्रक्चर प्रोवाइडेशन मिलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साइटोस्केलेटन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस things, just because of this components, and that's why this components is called as cytoskeleton। इसी के लिए ये सारे components को जो है cytoskeleton कहा जाता है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। इसी के साथ पूछ रहा है इन विच टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम इज अटैच्ड, यानी कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है राइबोसोम अटैच होता है। अब हमें पता है कि हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 तरीके की होती है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जब हम इसको पढ़े थे तो हम बार बार यही पढ़े थे कि राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी इसकी सरफेस जो है वो राफ है और इसकी सरफेस जो है स्मूथ का वो स्मूथ है। तो सरफेस राफ होता किसके वजह से है, क्योंकि ये जो राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके सरफेस में, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो ये जो है हमारा राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे समझ लो ये जो हम दिख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये जो है ये हमारा राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसका जो सरफेस हमें दिखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा डॉट 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 पूरे सरफेस में हमें ऐसा दिखने को मिलेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है सरफेस में रफनेस, ये रफनेस किसकी वजह से होती है, ये रफनेस होता है आपका राइबोसोम की वजह से। किसकी वजह से होता है, राइबोसोम की वजह से। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इनमें से या तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या तो राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों में से किसके साथ राइबोसोम अटैच्ड होता है। तो जवाब तो आपको यहीं पर मिल गया, राइबोसोम जो है वो हमारा राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलता है, यानी इसका जो ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है कि हु इन्वेंटेड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस जो है वो किन की खोज है। देखो हमने यहीं पर एक टेबल पढ़ा था, एक क्वेश्चन को कितना घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। देखो हमने नंबर 1 में एक टेबल पढ़ा था, ये वाला टेबल, जिसमें हमने सीधा सीधा कहा कि न्यूक्लियस जो है वो रॉबर्ट ब्राउन की खोज है। आपको देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या दी गई है, आपको ये ऑप्शन क्या दी गई है,
आपको पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, कार्ल जंग या नन ऑफ दिस। रॉबर्ट हुक क्या है? रॉबर्ट हुक जो है इनका है सेल थियरी। रॉबर्ट हुक का जो है इनका है सेल थियरी, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन क्या है? इनका है न्यूक्लियस, इनका है न्यूक्लियस। अब अगर बात करें कार्ल जंग, कार्ल जंग का क्या होगा? कार्ल जंग एक साइकोलॉजिस्ट है, एक साइकोलॉजिस्ट है ये एक साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। जब आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो साइकोलॉजी के आपके जो सिलेबस है उसमें कार्ल जंग आता है, ठीक है। तो कार्ल जंग जो है ये कोई एनाटॉमी या फिजियोलॉजिस्ट नहीं है, ये सीधा साधा जो है एक साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिस्ट है। तो इनके बारे में स्टडी तो हम ऑब्वियसली एनाटॉमी में क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ये भी नहीं है, रॉबर्ट हुक भी नहीं है, तो बन गया आपका सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट बन जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। चलो ये देखो, ये एक बार का क्वेश्चन है, वो एक बार का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बनते हैं कंसेप्ट बेस्ड के, क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड पे बनते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है, आप लोगों को फिर आगे दिखेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, यानी टोटल क्रोमोसोम नंबर पूछी गई है। तो आप लोगों को पता है क्रोमोसोम जो है एक होता है एलोसोम और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में जो होता है आपका दो टाइप का होता है, एक्स एंड वाई। अगर आपके फीमेल बॉडी है तो उसमें होगा एक्स एक्स, अगर बॉडी जो है वो मेल है तो उसमें होगा एक्स वाई, करेक्ट। एक्स क्रोमोसोम जो है वो मदर साइड से आती है और वाई क्रोमोसोम जो है वो फादर साइड से आता है जब एक फिटस बनता है, ठीक है। तो अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम का पेयर बन गया तो वो हो जाएगा फीमेल बॉडी, अगर एक्स वाई क्रोमोसोम का पेयर बन गया तो वो हो गया हमारा मेल बॉडी। अब बात करते हैं टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, एलोसोम कितना होता है, ये तो हो गया सेक्स क्रोमोसोम, यानी सेक्स क्रोमोसोम होता है 2, सेक्स क्रोमोसोम जो है वो 2 होती है, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम जो है वो 2 होती है। अब बात करें अगर एलोसोम की, तो एलोसोम कितनी होती है? एलोसोम जो है हमारा होता है 22 पेयर, 22 पेयर्स होता है, 22 पेयर, ठीक है। 22 पेयर यानी 22 पेयर मतलब 44, तो 44 एलोसोम और आपका क्या हो गया, एलोसोम जो है 22 पेयर होता है और आपका क्या हो गया यहाँ पर जो है आपको 2 सेक्स क्रोमोसोम हो गया। तो आप जरा ऑप्शन पे आइए, देखो ऑप्शन में कहीं पर भी आपको 44 नजर आ रहा है क्या? कहीं पर भी आपको 44 नजर आ रहा है क्या? नहीं है, मतलब इन्होंने जो ऑप्शन दिया हुआ है वो पेयर में लिखी हुई है। तो आप यहाँ पे देख लो कि आपका 22 पेयर होता है एलोसोम, यानी ए 22 लिखा होना चाहिए, या तो फिर ऐसे भी लिखते हैं 22 एलोसोम, ऐसे लिखते हैं 22A, ठीक है। तो 22A कहां पर है उसको रखेंगे, बाकी सबको एलिमिनेट कर देंगे। 22A यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और देखने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर यही होगा। देखो 22A प्लस XY, ये एक क्रोमोसोम का विन्यास होता है। तो मतलब ये कौन सी बॉडी है, मेल बॉडी या फीमेल बॉडी, ये देख के आपको पता हो जाना चाहिए। ये जो है ये एक मेल बॉडी है। क्यों? क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम देखो XY है, हमने यहाँ पर अभी अभी जाना था कि XY जो है होता है वो मेल बॉडी में होता है, ठीक है। तो ऐसे करके एनालिसिस करो, ऐसे करके तोड़ मड़ोड़ के क्वेश्चन को पेश करो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को बताओ। अगर आपको पता भी है तो भी आप रिपीट करो, तब ये चीजें दिमाग में बैठ जाती है, एग्जाम में गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। ये देखो क्रोमोसोम की पेयर हमने यहाँ पे पिक्चर लगा दी है, ये पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 करके ऐसा 22 पेयर्स। और देखो दोनों सेक्स क्रोमोसोम, ये आपके XX है मतलब ये फीमेल बॉडी का है, ये XY है मतलब मेल बॉडी का है। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं आगे। आगे आपको 6 नंबर क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है, विच इज नॉट कम्स अंडर द प्यूरिन बेस, यानी कौन सा जो है प्यूरिन बेस में नहीं आता। अब प्यूरिन बेस कहाँ होती है? प्यूरिन बेस जो है आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर में होता है। देखो इसका एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है कि डीएनए के अंदर होता है। डीएनए के अंदर क्या होता है? फास्फोरिक एसिड होता है, आपका एक डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, और क्या नाइट्रोजन बेस होती है 4 तरीके की, नाइट्रोजन 4 बेस होती है। तो उन चारों में 2 बेस जो है वो होती है प्यूरिन का, और 2 बेस जो है वो होती है पिरिमिडिन का, ठीक है, वो होती है पिरिमिडिन का। तो जो प्यूरिन का बेस है उनका नाम क्या है? प्यूरिन का जो बेस होता है उनका नाम होता है एडेनिन एंड गुआनिन, और जो पिरिमिडिन का बेस है उसका नाम है साइटोसिन एंड थायामिन, ठीक है। एडेनिन एंड गुआनिन प्यूरिन, यानी आपको यही पूछा गया है आपका प्यूरिन बेस क्या है, तो एडेनिन एंड गुआनिन हमें देखना है कहां पर ऑप्शन पे है। एडेनिन यहाँ पे है, गुआनिन यहाँ पे है, थायामिन यहाँ पे है, और कह रहा है ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा। अच्छा आपको यहाँ पे पूछा गया विच इज नॉट कम्स अंडर प्यूरिन बेस। अच्छा मैं वही सोच रहा हूँ, ये पूछा गया कौन प्यूरिन बेस नहीं है, तो देखो अब क्या है, देखो यही गलत होता है, मैंने नॉट को देखा ही नहीं था। विच इज नॉट कम्स अंडर प्यूरिन बेस, कौन सा प्यूरिन बेस के अंदर नहीं आता? तो एडेनिन तो आता है, मतलब इसको एलिमिनेट करो। गुआनिन भी तो आता है प्यूरिन पे, तो इसको एलिमिनेट करो। अब बचा क्या? थायामिन, ये नहीं आता क्योंकि ये जो है ये पिरिमिडिन बेस है,
ये जो है ये pyrimidine बेस है। अब कह रहे ऑल ऑफ दिस, तो जब दोनों पहले हमने एलिमिनेट कर दिया तो ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, तो ऑल ऑफ दिस को भी यहां से एलिमिनेट कर दो। क्लियर, 6 नंबर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे नंबर 7 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल है। सबसे पहला होता है डिफ्यूजन, दूसरे नंबर पे ऑस्मोसिस, तीसरे नंबर पे आपको दिया गया है पोटाशियम सोडियम पंप, और चौथे नंबर पे कह रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो अब समझने वाली बात यह है इसमें कि कह रहे हैं कि एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, आपको एक्टिव पूछा है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके की होती है सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। क्या होता है? एक्टिव और पैसिव। एक्टिव क्या है? जिसमें एटीपी यानी एनर्जी यूज होती है, उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन वो होता है जिसमें एटीपी या तो एनर्जी यूज नहीं होता है, उसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तो एक्टिव पूछ रहा है, यानी डिफ्यूजन क्या एक्टिव होगा? डिफ्यूजन में जो है एटीपी यूज नहीं होता, तो ये इसको आप एलिमिनेट कर दो। उसके बाद आपका क्या बचा? उसके बाद पूछ रहा है ऑस्मोसिस, ये भी एक्टिव नहीं होता क्योंकि इस पर भी जो है आपका एटीपी का कोई यूजेस नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है सोडियम पोटाशियम पंप, हाँ जी, इसमें क्या होता है? एटीपी यूज होता है क्योंकि ये पंप है। सोडियम पोटाशियम पंप में जो है एटीपी यूज होता है क्योंकि यहाँ पर बल्क में जो सोडियम और पोटाशियम है उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जो हमने पढ़ा था अपने पिछले क्लासेस में, जब हमने पढ़े थे सेल एंड टिश्यूज, वहां पर हमने पढ़ा था कि सोडियम एंड पोटाशियम जो है बल्क में ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप। एंड ये सोडियम पोटाशियम पंप तभी काम करता है जब इसके साथ एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है यूज होता है। यहाँ पर जब भी ये काम करता है तो एटीपी यानी एनर्जी जो है यहाँ पर एक्सपेंडिचर होती है एनर्जी का, यानी एनर्जी जो है यहाँ पर यूज हो जाती है। उसके बाद पूछ रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो ये भी तो एक तरीके का डिफ्यूजन ही है। डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर बेस करके काम करता है, ना ही एटीपी के ऊपर। डिफ्यूजन जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर बेस करके काम करता है, जो कि हमने पढ़ा हुआ है पिछले। तो ये भी नहीं होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर तो ये काम नहीं कर रहा है। हमें क्या पूछा गया? हमें पूछा गया एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, तो हमें देखना है कि कहां पर एटीपी यूज हो रही है, राइट। तो सोडियम पोटाशियम पंप जो है इसमें क्या होता है? हमारा एटीपी यूज होता है। अब चलते हैं आगे। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज इज लोकेटेड एज, पूछ रहे ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहां मिलती है। देखो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है ना, इसका एक सिंपल सा काम है, क्या है पता है? ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऐसे जगह में यूज होगा ये जहां पर लिक्विड स्टक होनी है, जहां पर जो है आपको लिक्विड जमा हुआ होना है, ठीक है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम का काम ही यही है कि ये क्या करता है, ये इस लेयर में होगा, ऐसे ऑर्गन की लेयर जहां पर जो है लिक्विड को स्टोर करी जाती है, जहां पर लिक्विड को स्टोर करी जाती है। तो इनमें से देखो कहां पे लिक्विड स्टोर हो सकता है? ब्लडर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या तो फिर एयर सैक ऑफ लंग्स। यानी ब्लडर में जो है सबसे ज्यादा जो है लिक्विड स्टोर करने का हमारे बारी होती है, ब्लडर में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है हमने सारे स्लाइड्स को अटैच कर दिए जो कि रिलेटेड टू एपिथेलियल टिश्यूज है। रिलेटेड टू एपिथेलियल टिश्यूज देखो, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडियल एपिथेलियम और सिंपल कॉलमनर। सिंपल को भी ऐड कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर जो है स्ट्रेटिफाइड का भी कॉलम ऐड कर दिया। स्ट्रेटिफाइड का स्क्वामस, क्यूबॉइड, एपिथेलियम और दो एक्स्ट्रा होता है स्ट्रेटिफाइड का, जैसे कि आप लोगों को पता है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। देख लो ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहां होती है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है अलाउ द यूरिन टू एक्सपेंड एंड स्ट्रेच। ये क्या करता है? एक्सपेंड एंड स्ट्रेच करने में मदद करते हैं, तो इसलिए ये ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। ब्लैडर के अलावा अगर कल को पूछा जाए तो यूरेथ्रा पे भी होता है, यूरेटस पे भी पूछा है, यूरेटस पे भी होता है। ये डिफरेंट है, इसका काम सबसे डिफरेंट है, सबसे अनोखा है, इसलिए इससे सवाल बनने का चांसेस भी ज्यादा होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको पूछा जा रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज, इसमें से कौन सा लूज कनेक्टिव टिश्यूज का एग्जांपल है? तो आप लोगों को देखो सीधी सी बात है, ये टेबल अगर किसी को याद है तो उनको सारा कुछ याद है। कनेक्टिव टिश्यू चार तरीके का होता है, एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके की होती है, एडिपोस और रेटिकुलर। डेंस जो है इसका कोई टाइप नहीं है। सपोर्टिव दो तरीके का होता है, कार्टिलेज और बोन। फ्लूइड दो तरीके का होता है, ब्लड एंड लिम्फ। फ्लूइड जो है दो तरीके का होता है, ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या पूछा गया? आपको पूछ रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यूज का एग्जांपल। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू देखो, कार्टिलेज सबसे पहले आपको बोला गया कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है लूज नहीं है, ये सपोर्टिव है, ये सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज है। कार्टिलेज जो है ये सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज होता है। अब पूछ रहा है एडिपोस, हाँ जी एडिपोस जो है ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज है, एडिपोस जो है ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज है। अब आपको पूछ रहा है एपिथेलियल। एपिथेलियल क्या है? एपिथेलियल तो इसका टाइप है, सारे के सारे तो एपिथेलियल है, एपिथेलियल के ग्रुप में आता है ना ये सारे। सॉरी, एपिथेलियल पूछ रहा है। एपिथेलियल मतलब एपिथेलियल इज अ काइंड ऑफ टिश्यू, ये सब कनेक्ट। आपको पूछा गया है कनेक्टिव टिश्यूज, नॉट एपिथेलियल टिश्यूज।
और ऑप्शन में क्या डाला हुआ है, एपिथेलियल डाला, तो ये तो बिल्कुल आपका एलिमिनेट हो जाएगा। चौथे नंबर पे क्या बोल रहा है, बोन। बोन जो है ये भी सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज है, ये भी जो है आपका सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज है, नॉट लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्वेश्चन कनेक्टिव टिश्यू से पूछा गया और ऑप्शन डाल दिया है एपिथेलियल, ये तो पहले एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब देखो बोन को भी एलिमिनेट कर दो और आपका कार्टिलेज को भी एलिमिनेट कर दो, बचा क्या, एडिपोज, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग्स व्हिच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मस्कुलर टिश्यू, इनमें से कौन सा मस्कुलर टिश्यूज के प्रॉपर्टी नहीं है, कौन सा मस्कुलर टिश्यूज का प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे पहले कह रहा है एक्साइटेबिलिटी, ये तो प्रॉपर्टी है, ये तो है, मतलब इसको एलिमिनेट करो। कंट्रैक्टिलिटी यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन, आप लोगों ने पढ़ा है क्लास में, मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म पूरा आप लोगों ने पढ़ा है, तो कॉन्ट्रैक्शन तो होता है, इसको भी एलिमिनेट करो। कंडक्टिविटी, जी कंडक्टिविटी इसका प्रॉपर्टी नहीं होता, कंडक्टिविटी इसका प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि कंडक्टिविटी जो है ये नार्व का प्रॉपर्टी है, न्यूरॉन का, ये जो है नार्व यानी न्यूरॉन नर्वस टिश्यूज का प्रॉपर्टी होता है कंडक्टिविटी, नॉट मस्कुलर टिश्यूज। ओके, उसके बाद कह रहा है रिलैक्सिबिलिटी, तो जो कंट्रैक्ट हो सकते हैं वो तो रिलैक्स भी हो सकते हैं, ये भी तो प्रॉपर्टी है, तो तीनों एलिमिनेट हो गया। कंडक्टिविटी जो है ये नार्व का प्रॉपर्टी है, नर्वस टिश्यूज का, नॉट मस्कुलर टिश्यू, तो आपका आंसर क्या है, कंडक्टिविटी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन पे आपको क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज, अच्छा फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच मसल इज स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, स्ट्राइएटेड मसल या नॉन ऑफ दिस। देखो स्केलेटल मसल जो है स्पिंडल नहीं होता, ये क्या होता है, ये लॉन्ग शेप मसल होता है, ये जो है लॉन्ग शेप्ड होता है, स्केलेटल जो है लॉन्ग शेप मसल होता है। उसके बाद कह रहे हैं स्मूथ मसल, हाँ जी यही है स्पिंडल शेप मसल। कुछ क्वेश्चन अब ऐसे आंसर नहीं दे सकते हो, आपको पढ़ना ही पड़ता है, ये उस टाइप का क्वेश्चन है, अगर नहीं पढ़ा तो जवाब नहीं दे सकते। स्मूथ मसल जो है सीधी सीधी बात लिखी हुई होती है, स्मूथ मसल जो है वो स्पिंडल शेप मसल। ठीक है, अब पूछ रहे स्ट्राइएटेड, स्ट्राइएटेड एंड नॉन स्ट्राइएटेड इज अ ग्रुप ऑफ मसल, स्ट्राइएटेड एंड नॉन स्ट्राइएटेड बेस्ड ऑन उनकी स्ट्राइएशन, स्ट्राइएशन के ऊपर बेस करके मसल्स को कहा जाता है कि इसे स्ट्राइएटेड मसल और नॉन स्ट्राइएटेड मसल, जबकि ये कोई अलग मसल नहीं है, स्ट्राइएटेड करके कोई अलग मसल नहीं होता, ये कैटेगरी है, ये एक कैटेगरी होती है मसल्स की। ठीक है, तो इसी के साथ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है आपका स्मूथ मसल बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, Which of the components of neuron increases the signal transmission speed? इनमें से कौन सा सिग्नल ट्रांसमिशन स्पीड को बढ़ाता है। सबसे पहला पता है एक्शन हिलक। एक्सॉन हिलक वो पार्ट है जहां से जो है इनिशिएट होता है, जहां से जो है इम्पल्स इन इम्पल्स को क्रिएट करता है। ठीक है, इम्पल्स क्या है यहाँ पर इनिशिएट होती है, इम्पल्स यहाँ पे इनिशिएट होता है। उसके बाद कह रहे हैं मैलिन शीथ, मैलिन शीथ जो है ये इसका काम ही होता है ट्रांसडक्शन स्पीड को इंक्रीज करना। मैलिन शीथ का काम क्या होता है, ट्रांसडक्शन स्पीड को इंक्रीज करना, यानी आपका आंसर निकल के आ ही गया। उसके बाद फिर भी बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शंस को। एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है, यानी एक्सॉन का लास्ट पार्ट, वहां से क्या होगा न्यूरोट्रांसमीटर जो है कैरी होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है एक्सॉन टर्मिनल की ओर, और वहां से एक्सॉन टर्मिनल से क्या होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर अपना जो वेसिकल के साथ पैकेज होकर आती है वो वेसिकल फ्यूज कर देते हैं न्यूरॉन की जो लेयर है उसको, और न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकल जाता है थ्रू साइनैप्स, इन द साइनैप्स। ठीक है, तो एक्सॉन टर्मिनल का काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर निकाल देना। ठीक है, उसके बाद आते हैं श्वान सेल। श्वान सेल जो है ये माइलिन सेल जिसके ऊपर कवर होती है। श्वान सेल इज अ ग्रुप ऑफ, एक्चुअली श्वान सेल जो है ये एक्चुअली कोई न्यूरोनल सेल नहीं है, श्वान सेल जो है ये ग्लायल सेल्स है, ये एक तरीके का ग्लायल सेल्स, और आपका माइलिन शीथ भी जो है ग्लायल सेल से ही बनती है। ठीक है, तो लेकिन माइलिन शीथ का काम होता है इंक्रीज करना सिग्नल ट्रांसडक्शन स्पीड को, ना ही श्वान सेल का। माइलिन शीथ का काम होता है क्योंकि जो न्यूरॉन माइलिनेटेड होती है उसका ट्रांसडक्शन स्पीड ज्यादा होती है रदर देन जो न्यूरॉन नॉन माइलिनेटेड होती है। ठीक है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से माइलिनेटेड न्यूरॉन का जो है ट्रांसडक्शन स्पीड जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, यानी आपका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी आपका माइलिन शीथ, ऑप्शन नंबर 2 यानी माइलिन शीथ। ओके, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एट विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन इनिशियली द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। अभी मैंने बात करी थी एक्सॉन हिलक, जहां से इनिशिएट होती है एक्शन पोटेंशियल, जहां से एक्शन पोटेंशियल जो है इनिशिएट होती है या तो फिर जनरेटेड होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका एक्सॉन हिलक हो जाएगा। डेंड्राइट क्या है, डेंड्राइट का काम जनरेट करना नहीं है, डेंड्राइट क्या करता है सामने वाले न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट करते हैं और सेल बॉडी की ओर लेके आते हैं, एक्सेप्ट करते हुए एक्शन पोटेंशियल को सेल बॉडी की ओर लेके आते हैं, ये डेंड्राइट का काम होती है। लेकिन एक्सॉन हिलक का काम क्या है, एक्सॉन हिलक क्या करता है आपके एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। एक्सॉन टर्मिनल का काम ये नहीं है, डेंड्राइट का भी नहीं है, और सेल बॉडी का तो है ही नहीं। ठीक है, चलो अब पूछ रहे हैं वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन, वॉलेंट्री मसल्स कहां पर मिलती है, इनमें से आपको वॉलेंट्री मसल्स कहां पर मिलती है। ये आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बाय द वे, ये पीवाईक्यूज है आपके। ठीक है, ये आपके पीवाईक्यूज है,
याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो पूछ रहे वॉलेंट्री मसल्स कहाँ कहाँ होती है। सबसे पहले पूछा है टांग। वॉलेंट्री मसल मतलब क्या है, आप वॉलेंट्रीली मूवमेंट कर सकते हो। टांग को आप वॉलेंट्रीली मूवमेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। इसोफेगस को कर सकते हैं क्या, आप कह रहे हैं बिगिनिंग ऑफ इसोफेगस, उसके बाद कहा है पोस्टीरियर ऑफ इसोफेगस, तो बिगिनिंग ऑफ इसोफेगस जो है उसको तो हम मूवमेंट कर सकते हैं। बिगिनिंग ऑफ इसोफेगस यानी जब हम निगलते हैं, वो तो हमारे मर्जी के हिसाब से होती है, वही तो इसोफेगस की बिगिनिंग है। लेकिन क्या लास्ट पार्ट, इसोफेगस की जो लास्ट पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है, एक बार आपने निगल लिया उसके बाद आप अटका सकते हो क्या, उसके बाद आप रोक सकते हो खाने को, बिल्कुल भी नहीं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये नहीं होगा। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस इज नॉट अ वॉलंटरी कंट्रोल, बट बिगिनिंग ऑफ इसोफेगस इज वॉलंटरी कंट्रोल। ओके, उसके बाद कह रहे हैं फेरिंग्स, उसके बाद कह रहे हैं फेरिंग्स, क्या फेरिंग्स हमारे वॉलंटरी कंट्रोल है, बिल्कुल। अब ये जो बात कर रहा हूं, ये जो मैं बातें कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, अगर मैं नहीं चाहूं तो क्या ऑटोमेटिक मैं बोलने लग जाऊंगा। फेरिंग्स जो है वॉइस बॉक्स है, तो वॉइस तभी निकलता है जब हम चाहते हैं, जब हम बोलना चाहते हैं, हम चुपचाप रहना है, वॉइस निकल जाएगा, अभी नहीं निकलेगा ना, तो बिल्कुल ये भी जो है हमारा वॉलंटरी कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं डर्मिस ऑफ स्किन, यानी स्किन का एक लेयर है डर्मिस, नीचे वाला डर्मिस ऑफ स्किन, क्या डर्मिस ऑफ स्किन हमारा वॉलंटरी कंट्रोल है, बिल्कुल भी नहीं। डर्मिस ऑफ स्किन जो है वो हमारा वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है, डर्मिस ऑफ स्किन जो है वो हमारा वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी ओनली। देखो ए बी एंड डी, ए बी एंड डी ओनली, क्लियर। यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ये देखो, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। फॉर एग्जाम्पल आपको आंसर नहीं पता, आपको आंसर नहीं पता, मल्टीपल चॉइस, कई लोग कहते हैं कि सारे आंसर्स पता होना चाहिए, नहीं चाहिए भाई। टंग क्या है, वॉलंटरी कंट्रोल है, इतना हमें पता है। तो देखो टंग कहाँ पे ऑप्शन में है और कहाँ पे नहीं है। जहां पे नहीं है, ए यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, आप इतना तो कंफर्म कि ए होगा ही होगा, यहाँ पे ए नहीं है, एलिमिनेट कर दो, बाकी तीनों में ए है, ठीक है। चलो आगे चलो, बिगिनिंग ऑफ इसोफेगस, ये आपको पता चल गया कि बिगिनिंग ऑफ इसोफेगस जो है, हाँ ये तो ऊपर वाला है, मतलब निगलना के काम, इसका काम होता है निगलना, तो हमारे कंट्रोल में है। चलो ए के साथ बी भी होना चाहिए, यहाँ पर ए तो है लेकिन बी नहीं है पहले ऑप्शन में, कट कर दो। यहाँ पर भी देखो ए है लेकिन बी नहीं है, कट कर दो। यहाँ पर देखो ए है बी है, चलो हो गया आंसर, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को फेरिंग्स में कंफ्यूजन है, देखने की भी जरूरत नहीं है, हो गया आपका आंसर करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखो एक ही तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन ये पीवाईक्यूज का है। मैंने पीवाईक्यूज अटैच कर दिया था, मैंने आप लोगों को बोला ही था कि मैं पीवाईक्यू अटैच करूंगा इस मॉक टेस्ट में। तो क्या कह रहे हैं, सेल फर्स्ट डिस्कवर्ड किसका होगा, फर्स्ट डिस्कवर्ड कौन है, रॉबर्ट हुक इन 1665, नॉट वाटसन एंड क्रिक, नॉट एंटन वैन लीवेनहुक, नॉट थियोडोर मैथियस। एंटन वैन लीवेनहुक क्या है, ये है लिविंग सेल, ये है लिविंग सेल, ये लिविंग सेल है। थियोडोर एंड मैथियस ये है सेल थ्योरी, थियोडोर एंड मैथियस ये जो हो जाएगा सेल थ्योरी, ये है सेल थ्योरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर टू ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम वन एरिया, फ्रॉम द एरिया ऑफ स्टिमुलेशन टू अदर एरिया, फ्रॉम द एरिया ऑफ स्टिमुलेशन टू अदर एरिया। कह रहे हैं कि नर्व फाइबर की ये जो एबिलिटी है इम्पल्स को कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह तक, उसको क्या कहते हैं, इज इट एक्साइटेबिलिटी, नो, एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है एक्साइटेशन होना, तो ये नहीं है। कंट्रैक्टिलिटी, कंट्रैक्टिलिटी का मतलब होता है कंट्रैक्ट होना, ये भी नहीं है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब होता है एक्सपेंड होना, तो ये भी नहीं है। कंडक्टिविटी, जी हाँ, कंडक्ट करना एक जगह से दूसरी जगह तक, कंडक्ट करना है, कंटिन्यूअसली उसको लेके जाना, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। मैच द फॉलोइंग्स पूछे हैं, मैच द फॉलोइंग्स कह रहे हैं इनमें से भी देखो, अगर एक भी पता है तो आंसर हो जाएगा, एक दो पता होने से आंसर हो जाता है। सबसे पहले कैसे कह रहे हैं, ग्लूकोमीटर, ये तो बच्चा बच्चा पता है। ग्लूकोमीटर से क्या करते हैं हम, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करते हैं। ब्लड ग्लूकोज यानी ब्लड ग्लूकोज किसके लिए किया जाता है, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए, अगर डायबिटीज है या नहीं इसको पता करने के लिए। तो ग्लूकोमीटर से जो है हमें ये पता चल जाता है कि डायबिटीज है कि नहीं, यानी ए का 2 होगा। अब देखो ए का 2 जो है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बड़ा चालाक एग्जामिनर, उनको पता है, ये बच्चों को पता है, तो उन्होंने चारों पे डाल दिया ये। उसके बाद नेक्स्ट चलो, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर जो है ये ब्लड प्रेशर मेजरमेंट की काम आती है। स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मेजर करने की काम आती है। तो देखो ए का 2 तो हर चारों में है। अब देख लो बी का 3 किसमें है, इसमें है बी का 3, पहला में, दूसरा में नहीं है, एलिमिनेट कर दो। तीसरा में बी का 3 है, चौथा में नहीं है, एलिमिनेट कर दो। 2 एलिमिनेट हो गया, अब 50-50 चांस बची हुई है। बचा है ईईजी और ईसीजी। हालांकि ईईजी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ईईजी जो है वो ब्रेन वेव्स के मेजरमेंट के लिए काम आती है। और ईसीजी जो है ये तो सबको पता है, हार्ट बीट। ईसीजी जो है ये भी तो पता होता है, ये कॉमन है, क्योंकि आजकल हर दूसरे इंसान को कभी ना कभी करवाना पड़ता है ईसीजी।
ठीक है, ये कॉमन हो गया बड़ा आज के डेट में। ईईजी भले ही कॉमन ना हो लेकिन ईसीजी बड़ा कॉमन हो गया है आज के डेट में। ठीक है, तो ईसीजी जो है हार्ट बीट यानी डी का 4 होना चाहिए। अब देखो पहले ऑप्शन में डी का 4 है क्या? नहीं है, एलिमिनेट कर दो, बन गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3। आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3। चलो हो गया, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट प्रोसेस दैट रिसीव एंड कैरी इनकमिंग इन एक्शन पोटेंशियल टुवर्ड्स द सेल बॉडी। अभी अभी मैंने बोला था जब मैंने पढ़ाया था पिछले स्लाइड में, ये किसका काम होता है? एक एक्शन पोटेंशियल है जो आ रहे हैं सेल की ओर, न्यूरॉन सेल्स की ओर। तो कौन सा पार्ट न्यूरॉन सेल का, कौन सा पार्ट जो है इसको कैरी फॉरवर्ड करेगा? सॉरी, कैरी फॉरवर्ड मतलब कौन सा पार्ट जो है इसको एक्सेप्ट करेगा? ये समझ लो कि एक न्यूरॉन का जो है डेंड्राइट है, ये समझ लो एक न्यूरॉन का जो है डेंड्राइट है सारे। ठीक है, ये सारे डेंड्राइट है। ये जो है इसका एक्सॉन है, ये समझ लो इसका एक्सॉन है। ठीक है, ये एक्सॉन है। तो कौन सा, ये एक्शन पोटेंशियल है, कौन इसको एक्सेप्ट करेगा? ये क्या है? ये आपका डेंड्राइट है, डेंड्राइट। तो ये एक्सेप्ट करेगा, ये इसको एक्सेप्ट करता है ना, डेंड्राइट जो है ये एक्सेप्ट करता है एक्शन पोटेंशियल को। तो वही तो पूछ रहा है कि शॉर्ट प्रोसेस, ये सबसे ये शॉर्ट प्रोसेस है। उसके बाद पूछ रहा है दैट रिसीव एंड कैरी इनकमिंग एक्शन पोटेंशियल टुवर्ड सेल बॉडी। तो ये तो आपका सेल बॉडी है, तो सेल बॉडी की ओर कौन लेके आता है? एक्सॉन जो है सेल बॉडी से अवे लेके जाता है, लेकिन सेल बॉडी के पास कौन लेके आता है? सेल बॉडी के पास जो है डेंड्राइट लेके आता है। पहला ऑप्शन डाला हुआ एक्सॉन, एक्सॉन तो उल्टा काम करता है, सेल बॉडी से बाहर लेके जाता है। माइक्रोग्लिया, ये तो एक्सॉन का, ये तो न्यूरॉन का पार्ट ही नहीं है, तो ग्लायल सेल्स है। उसके बाद पूछ रहा है न्यूरॉन पोटेंशियल, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर तो एक्शन पोटेंशियल के अंदर है, न्यूरोट्रांसमीटर ही तो एक्शन पोटेंशियल है। एक्शन पोटेंशियल मतलब वो जा रहा है, कौन जा रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर ही तो जा रहा है, एक्शन पोटेंशियल के अंदर नहीं होता, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर ही तो जा रहा है, वही तो जा रहा है, वही तो स्टिमुलेशन है, उसी को तो फॉरवर्ड कर रहा है। तो वो कैसे करेगा? एक्सेप्ट करता है डेंड्राइट। ठीक है, उसके बाद चलो आगे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। ये आया हुआ क्वेश्चन है पीवाईक्यूज में। लिगामेंट तो भाई नहीं होता क्योंकि लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यूज है, लिगामेंट जो है कनेक्टिव टिश्यूज है। टेंडन भी कनेक्टिव टिश्यूज है, टेंडन भी कनेक्टिव टिश्यूज है। सर्कोमियर, यस इट्स अ स्मॉल फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। उसके बाद कह रहे हैं एक्टिन, एक्टिन तो फिलामेंट है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर होता है, वो कैसे यूनिट हो जाएगा? वो तो माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर होता है फिलामेंट। एक्टिन एक फिलामेंट है, वो कोई यूनिट नहीं है, फंक्शनल यूनिट नहीं है। तो फंक्शनल यूनिट क्या है? सर्कोमेयर। फंक्शनल यूनिट क्या होता है? सर्कोमेयर होता है। कौन कौन से चीजों से सर्कोमेयर बनती है? आपका थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, आपका क्या, कौन सा बैंड, कौन सा लाइन, एम लाइन और जेड लाइन बनते हैं कि नहीं इन चारों में से? अब आपको कमेंट सेक्शन में एक चीज लिखना है, लिगामेंट किसके साथ किसका कनेक्शन होता है, टेंडन किसके साथ किसका कनेक्शन करता है? एक होता है बोन टू बोन और एक होता है मसल टू बोन। दोनों में से कौन सा क्या है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, दोनों में से कौन सा क्या है आपको बताना है। तो इसमें जो है सॉरी आपका आंसर जो है वो क्या हो गया इस क्वेश्चन के लिए? आपके आंसर जो है वो हो जाएगा सर्कोमेयर। इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर जो है वो हो जाएगा सर्कोमेयर, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, दोनों न्यूरॉन की जंक्शन, यानी समझ लो ये जो है एक न्यूरॉन है, इसकी एंडिंग ये समझ लो एक एंडिंग है, और यहाँ पर जो है आपका दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो जंक्शन पॉइंट है, ये जो जंक्शन पॉइंट है इसको क्या कहते हैं? ये जो बीच का जो जंक्शन पॉइंट है, इस जंक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? ये जो जंक्शन पॉइंट है इसको कहा जाता है साइनाप्स। साइनाप्स। और अगर यहाँ पर एक न्यूरॉन होता समझ लो, और यहाँ पर ऐसे करके एक मसल है, मसल, तो ये जो जंक्शन पॉइंट होगा इसको क्या कहेंगे आप लोग जरा बताओ? इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। क्या कहते हैं? न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। आशा करता हूं कि ये पूरा वीडियोस आप लोगों के लिए क्लियर कर दिया है सारे के सारे कंसेप्ट को। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में आके पूछ लेना। कोई भी अगर डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद, और जिनको और भी पूछना है तो आप सीधा कमेंट पे भी पूछ सकते हो, और आप या तो टेलीग्राम चैनल पे भी मेरा जाके पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर जो है क्या हो गया आपका? इसका आंसर हो गया आपका साइनैप्स, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो चलो इसी के साथ खत्म करते हैं ये वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक एक्सप्लेनेशन सेशन में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।